हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शेखावत स्वागत करती हूँ आप सभी का इस 12th प्लस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने चला रखी है, जिसके अंदर आज हम लोग एक और लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके पार्ट ए में आ सकते हैं या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम। जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोबायोन और फाइकोबायोन क्या होते हैं, यानी कवक अंश या फिर शैवाल अंश शैवाला अंश क्या होते हैं। तो जैसा कि इनका नाम बता रहा है, माइको यानी कवक और बायोन यानी अंश, यानी कवक का अंश। तो जो कवक का अंश होता है, कवक वाला भाग होता है, उसे हम बोलते हैं कवकांश। वहीं पे यहाँ पे दूसरी ओर बता रहा है फाइको और बायोन यानी शैवाल प्लस अंश यानी शैवालांश यानी शैवाल का अंश। जो शैवाल वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं शैवाला अंश या शैवाल अंश। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जो कवक और शैवाल है, ये दोनों कब एक साथ उपस्थित होते हैं, तो ये दोनों जब लाइकेन का निर्माण करते हैं, यानी जब ये दोनों सहजीवी रूप से रहते हैं, सिम्बायोटिकली एसोसिएशन में रहते हैं, तो ये लाइकेन का निर्माण करते हैं। और लाइकेन में जो है कवक और शैवाल दोनों भाग यानी दोनों अंश पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन भी दे रखी है कि इसमें ये जो लाइकेन होता है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगस का यानी कवक और शैवाल का, तो उसके अंदर जो एल्गल पार्ट होता है यानी शैवाल वाला भाग होता है, उसे हम फाइकोबायोन या शैवालांश कहते हैं। वहीं पे जो फंगल पार्ट होता है यानी कवक वाला भाग होता है, उसे हम माइकोबायोन यानी कवक अंश या कवकांश कहते हैं। तो यही डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सिनजूस्पोर क्या होता है। सिनजूस्पोर को हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त बीजाणु या फिर हम बोल सकते हैं सबीजाणु। तो अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि सिनजूस्पोर संयुक्त बीजाणु या सबीजाणु क्या होता है। तो अब जैसे कि जो क्लास है हमारा ज़ेंथोफाइसी, शैवालों का वर्ग जो ज़ेंथोफाइसी है, उसके अंदर ज़ेंथोफाइसी क्लास जो है, वर्ग जो है, इसके अंदर वाउचेरिया नामक जो शैवाल है, वाउचेरिया, इस वाउचेरिया शैवाल के अंदर इन सिनजूस्पोर का यानी संयुक्त बीजाणु का या सबीजाणु का निर्माण होता है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो वाउचेरिया शैवाल है, इसका जो थैलस होता है, वाउचेरिया शैवाल का जो थैलस की संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसका थैलस फिलामेंटस होता है यानी तंतुमय होता है, ब्रांच्ड होता है यानी शाखित होता है, सिनोसिटिक यानी संकोशिक होता है। उसके अलावा इसका जो थैलस होता है वो ट्यूबुलर प्रकार का होता है। तो ये जो थैलस है, इसका इन तीनों मतलब इस प्रकार की विशेषताएं उसके अंदर उपस्थित होती है कि जो वाउचेरिया का थैलस है उसकी संरचना तंतुमय प्रकार की शाखित संरचना होती है, जिसमें संकोशिक अवस्था उपस्थित होती है और ट्यूबुलर संरचना उसके अंदर उपस्थित होती है। तो अब ये जो संकोशिक अवस्था है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है मैनी न्यूक्लियाई विदाउट सेप्टा, यानी बिना पट निर्माण के खूब सारे जो केंद्रक है एक ही जगह पे उपस्थित होती है, उस चीज को हम कहते हैं संकोशिक अवस्था, या हम बोल सकते हैं बहुकेंद्रीय अवस्था बिना किसी सेप्टा के, बिना किसी पट के, तो उसको हम संकोशिक अवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे इसका एक डायग्राम दे रखा है, ये है आपके लिए अनुप्रस्थ काट
अनुप्रस्थ काट वाउचेरिया के तंतु का, यानी वाउचेरिया का जो फिलामेंट होता है उसका अनुप्रस्थ काट है, जिसमें आप संकोशिक अवस्था को समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे केंद्र के अंदर इसमें क्या दे रखी है, बड़ी सी रिक्तिका। उसके अलावा अब इस रिक्तिका के चारों ओर सेंट्रल वैक्यूल के अलावा यहाँ पे ये जो इसके पास में जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पे खूब सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। उसके अलावा जो परिधीय क्षेत्र होता है, पेरिफेरी एरिया होता है, वहाँ पे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की संरचना वाउचेरिया के नॉर्मल तंतु के अंदर, यानी सामान्य तंतु जो रहता है उसके अंदर पाई जाती है। अब जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इसके अंदर होता है, तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें जो है इसके अंदर क्या बनते हैं, ज़ूस्पोर का निर्माण होता है। अब ये जो ज़ूस्पोर है, चल बीजाणु है, इनका निर्माण किसके अंदर होता है, तो ये बनते हैं ज़ू स्पोरेंजियम के अंदर, यानी चल बीजाणु धानी के अंदर। तो अब चल बीजाणु धानी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये जो वाउचेरिया का थैलस रहता है कुछ इस प्रकार का होता है, बहुत सारे उसमें फिलामेंट उपस्थित रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं। तो अब इस वाउचेरिया थैलस की किसी भी शाखा की एक जो शाखा की अंतस्थ कोशिका रहती, अंतस्थ ओर रहती है, फिलामेंट का टर्मिनल पार्ट रहता है, वो क्या करता है, सेप्टेट हो जाता है, यानी पट निर्माण करके बाकी कोशिकाओं से अलग हो जाता है। तो उसके अंदर कई केंद्रक उपस्थित होते हैं, क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं और ये अलग हो जाता है। ये निर्माण करता है हमारे चल बीजाणु धानी का, यानी ज़ूस्पोरेंजियम का। अब इस ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ही ज़ूस्पोर्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सिनज़ूस्पोर यानी संयुक्त बीजाणु का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट देख सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर फर्क कहाँ आएगा, अब ये जो यहाँ पे केंद्रक होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वर्जन के द्वारा, प्रतिलोमन की क्रिया के द्वारा यहाँ बाहर की ओर आ जाते हैं और ये जो क्रोमेटोफोर होते हैं वो अंदर की ओर चले जाते हैं। और प्रत्येक जो केंद्रक रहता है उसके सम्मुख यानी उसके ऑपोजिट जो बैकवर्ड साइड रहती है वहाँ पे दो कशाभिकाओं का निर्माण होता है, यानी फ्लैजिला का निर्माण होता है। अब ये जो अवस्था होती है कि एक ही सेल के अंदर खूब सारे जो है ज़ूस्पोर उपस्थित होते हैं, उसको हम सिनज़ूस्पोर यानी संयुक्त बीजाणु या सबीजाणुधानी कहते हैं। तो इस प्रकार का निर्माण हमारे वाउचेरिया नामक शैवाल के अंदर होता है, जो ज़ेंथोफाइसी वर्ग का, ज़ेंथोफाइसी क्लास शैवालों के वर्ग का सदस्य है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल ये क्या होते हैं। तो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल जो है इनको हम हिंदी के अंदर भी ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल ही कहते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो नरधानी होती है या पुधानी होती है वो उसका निर्माण ग्लोब्यूल करता है, और जो स्त्रीधानी होती है उसका निर्माण न्यूक्यूल करता है। तो अब इन ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का निर्माण होता कहाँ पर है, तो कारा नामक जो शैवाल है, कारा, इस शैवाल के अंदर ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का निर्माण होता है। ये क्या है, एल्गी है। इस कारा नामक शैवाल को हम अगर इसका कॉमन नेम देखें तो इस शैवाल को हम स्टोनवर्ट भी कहते हैं। स्टोनवर्ट पूछा जाए कि किस शैवाल का जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, वो स्टोनवर्ट है, तो वो है कारा नामक शैवाल। ये कैरोफाइसी वर्ग जो रहता है उसका सदस्य है, या फिर इसको हम क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको जो है क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर भी सम्मिलित करा जाता है, और अगर हम ऐसे देखें तो इसको कैरोफाइसी वर्ग के अंदर रखा गया है। तो अब इसके अंदर ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का निर्माण होता है। जैसा आप इस संरचना में देख सकते हैं कि जो नोडल सेल रहती है, ये जो कोशिका रहती है पर्व संधि की, वहां पर क्या होता है, कारा के अंदर इन जनन अंगों का निर्माण होता है। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव, जनन अंग, 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 जनन अं
ऑर्गन यानी जनन अंग। तो इन जनन अंगों का निर्माण जो है कारा के अंदर होता है नोडल सेल पर, यानी पर्व संधि की जो कोशिका रहती है उस पर। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियल होता है वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है। तो ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा, यानी कारा के अंदर जो स्त्री जनन अंग रहता है उसको हम न्यूक्लियल कहते हैं। वहीं पे ये जो ग्लोब्यूल होता है वो होता है मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा, यानी जो नर जनन अंग रहता है कारा के अंदर उसको हम ग्लोब्यूल कहते हैं। अब इन दोनों संरचनाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट आ जाता है। कारा जो शैवाल रहता है उसके अंदर जो जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है एडवांस्ड oogamous टाइप, यानी प्रगत अंडयुग्मकी प्रकार का। यानी इसमें जो शैवालों के अंदर अगर रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रगत तरीके का क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियल यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, स्त्री जनन अंग जो होता है वो न्यूक्लियल निर्माण करता है, जिसके अंदर जो अंड है वो उपस्थित होता है, ओवम जो है यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर कोरोना की कोशिकाएं पाई जाती है, कोरोना सेल्स जिसे हम बोलते हैं वो पाया जाता है, व्रंत कोशिका स्टॉक सेल पाई जाती है। वहीं पे जो ग्लोब्यूल रहता है यानी जो नर जनन अंग रहता है उसके अंदर मैन्यूबियम कोशिकाएं, प्राइमरी कैपिटुलम कोशिकाएं और सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिकाएं पाई जाती। इन सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिका के ऊपर जो है एंथ्रीडियल फिलामेंट यानी पूधानी तंतु का निर्माण होता है। इन पूधानी तंतु के अंदर ही पुमनों का निर्माण होता है और इसमें जो है एक ग्लोब्यूल के अंदर कम से कम 20,000 से लेकर 50,000 तक एंथेरोजॉइड्स का निर्माण होता है। तो ये था कारा के अंदर ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल के बारे में कि ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल वाला जो ये दोनों क्या है, जनन अंग है। एक होता है स्त्री जनन अंग जिसको हम न्यूक्लियल कहते हैं, वहीं पे जो ग्लोब्यूल होता है उसको हम नर जनन अंग यानी मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो लाइफ साइकिल है पॉलीसाइफोनिया की उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो ये पॉलीसाइफोनिया क्या है, तो पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है यानी लाल शैवाल है। अब ये लाल शैवाल कौन से वर्ग के अंदर आते हैं, तो हम सब जानते हैं कि जो लाल शैवाल है वो रोडोफाइसी वर्ग के अंदर आते हैं। तो जो पॉलीसाइफोनिया शैवाल है वो कौन से वर्ग का शैवाल है, रोडोफाइसी वर्ग का शैवाल है, जिसके अंदर जो पॉलीसाइफोनिया आता है। अब इस पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल होती है। अब डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, जो डिप्लॉयड फेज है, द्विगुणित अवस्था है, वो इसके अंदर 2 बार आती है। उसके अलावा जो अगुणित अवस्था है वो इसके अंदर 1 बार आती है। तो इसके अंदर मुख्यतः रूप से कितनी अवस्थाएं इसकी लाइफ साइकिल के अंदर पाई जाती है, तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस की बात करें, लाइफ साइकिल स्टेजेस, तो इसमें 3 स्टेजेस यानी 3 अवस्थाएं इसके अंदर, 3 चरण इसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से 2 आर डिप्लॉयड यानी जो 2 अवस्थाएं होती है, 2 अवस्थाएं द्विगुणित होती है और
एक अवस्था जो होती है वो होती है हैप्लॉइड, यानी एक इसमें अगुणित अवस्था देखने को मिलती है। तो अब इसकी अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती है, 2 होती है द्विगुणित अवस्थाएं और एक होती है अगुणित अवस्था हैप्लॉइड स्टेज। इसी की वजह से इसको हम डिप्लोबायोटिक प्रकार की लाइफ साइकिल कहते हैं। तो अब इसके अंदर हम स्टार्ट करें, अगर हम स्टार्ट करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। टेट्रास्पोरोफाइट जो रहता है वो द्विगुणित अवस्था का रहता है। तो अब इसके अंदर ये जो है फर्स्ट स्टेज है, इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज है जो द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। अब इस टेट्रास्पोरोफाइट के द्वारा इस टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर पॉलीसाइफोनिया के जो चतुष्क बीजाणु युग्मको उद्भिद होता है उसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्रण होता है, मियोसिस होता है। अब इस अर्धसूत्रण की वजह से यहाँ ये जो टेट्रास्पोरोफाइट रहता है वो निर्माण करता है टेट्रास्पोर्स का, यानी चतुष्क बीजाणु का। अब ये क्या है, बीजाणु है, तो ये जो बीजाणु रहते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो अब इन हैप्लॉइड ये जो स्टेज रहती है वो होती है हैप्लॉइड स्टेज, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है हैप्लॉइड स्टेज, ये यहाँ से सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगी। जो अब इन टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर अगर हम बात करें तो एक जो टेट्रास्पोरोफाइट रहता है उसके ऊपर जो है 4 चतुष्क बीजाणु यानी टेट्रास्पोर्स लगते हैं जो अगुणित होते हैं। अब इनमें से ये जो 4 चतुष्क बीजाणु होते हैं, 4 होते हैं, इनमें से जो 2 रहते हैं वो तो निर्माण करते हैं मेल गैमेटोफाइट का, और जो अन्य 2 होते हैं वो निर्माण करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का। यानी 2 चतुष्क बीजाणु बनाते हैं नर युग्मको उद्भिद जो अगुणित अवस्था के अंदर ही होता है, और 2 चतुष्क बीजाणु बनाते हैं स्त्री युग्मको उद्भिद जो भी अगुणित अवस्था का ही होता है। तो ये जो सेकंड अगुणित अवस्था है वो टेट्रास्पोर से स्टार्ट होती है, उसके बाद युग्मको उद्भिद का निर्माण होता है। अब इन युग्मको उद्भिद के ऊपर युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का युग्मक। तो अब ये जो युग्मक है वो भी कैसे होते हैं, अगुणित प्रकार के होते हैं। तो इन युग्मकों तक आकर ये जो स्टेज रहती है वो इनके फर्टिलाइजेशन, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों प्रकार के युग्मक अगर बन जाएंगे, नर युग्मक और स्त्री युग्मक बन जाएंगे तो किसकी क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। अब इस निषेचन की क्रिया के बाद वापस से डिप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो तीसरी स्टेज जो है वो यहाँ से चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जो रहती है डिप्लॉइड स्टेज। तो अब ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेज आ गई, सेकेंड स्टेज हो गई और ये थर्ड स्टेज हो गई। तो इसके अंदर जो है जब युग्मकों के बीच में संलयन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तो जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा जो द्विगुणित होगा। अब इस युग्मनज के अंदर माइटोसिस की क्रिया होगी यानी समसूत्री विभाजन होगा, और ये समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करेगा, कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करेगा जो भी द्विगुणित अवस्था का होता है, द्विगुणित होता है। अब इस कार्पोस्पोरोफाइट से वापस से द्विगुणित कार्पोस्पोर्स बनेंगे और ये जो है कार्पोस्पोर जो है टेट्रास्पोरोफाइट बनाएंगे जो भी द्विगुणित होता है। तो इसमें ये जो तीनों अवस्थाएं होती है वो किससे डिनोट होती है, पहली अवस्था डिनोट होती है टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट स्टेज। जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है गैमेटोफिटिक स्टेज यानी युग्मको उद्भिद अवस्था जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टेज। और जो तीसरी अवस्था होती है वो वापस से होती है स्पोरोफाइट की द्विगुणित अवस्था जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज। तो ये जो है पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल के बारे में था कि इसकी जो लाइफ साइकिल रहती है उसमें 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसमें 2 अवस्थाएं जो है वो डिप्लॉइड प्रकार की होती है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल डिप्लोबायोटिक प्रकार की होती है। और वहीं पे एक जो अवस्था होती है वो हैप्लॉइड प्रकार की होती है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों के संलयन से वापस से द्विगुणित अवस्था आ जाती है जो होती है कार्पोस्पोरोफाइट,
जिसके ऊपर कार्पोबीजाणु का निर्माण होता है और ये कार्पोबीजाणु भी द्विगुणित प्रकार के होते हैं, आगे चल के टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं, यानी चतुष्क बीजाणु उद्भिद बनाते हैं जो द्विगुणित रहता है। अब ये चतुष्क बीजाणु उद्भिद में अल्सूत्रण की प्रक्रिया होती है और ये चतुष्क बीजाणु बनाते हैं, टेट्रास्पोर्स बनाते हैं जो अगुणित होते हैं और इन्हीं के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। ये गैमेटोफाइट बनाते हैं, उसके ऊपर युग्मक बनते हैं। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोबायोटिक है, यानी इसमें दो क्या होगी, डिप्लॉयड स्टेज होगी और एक हैप्लॉयड स्टेज होगी, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं हैप्लो डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ, यानी जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी हुई होती है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो जीवाणु रहते हैं वो स्टेनिंग के आधार पर दो प्रकार के हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, यानी ग्राम धनात्मक प्रकार के और ग्राम ऋणात्मक प्रकार के। जो बैक्टीरिया है वो दो प्रकार के हैं स्टेनिंग के आधार पर, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव, यानी ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। अब ये दोनों ही प्रकार के जो बैक्टीरिया रहते हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी रहती है, तो इनका जो सेल वॉल का कंपोजिशन रहता है मेनली वो इनका बना हुआ होता है, एक उसमें होता है नैग यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, वहीं पे दूसरा होता है नैम यानी एन एसिटाइल मुरामिक एसिड और तीसरा होता है डी अमीनो एसिड। ये जो तीनों कंपोनेंट है ये इनकी कोशिका भित्ति के अंदर उपस्थित होता है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो इन तीनों की बनी हुई रहती है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर दे रखा है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया रहते हैं उसकी कोशिका भित्ति का उसकी जो कंपोजिशन रहती है सेल वॉल की वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे क्या उपस्थित है, सबसे पहले कोशिका द्रव्य उपस्थित है। उस कोशिका द्रव्य के ऊपर यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है फैटी एसिड के कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसके बाद क्या स्टार्ट होगी, हमारे यहाँ से सेल वॉल चालू होगी। तो सेल वॉल के अंदर क्या उपस्थित होता है, तो सेल वॉल के अंदर यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन्स पाए जाते हैं। उसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें याद रखने की बात है कि जो टिकॉइक एसिड होते हैं, अब ये जो टिकॉइक एसिड होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु रहते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये इसी के अंदर पाए जाते हैं। ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स है यही नैग, नैम और ये जो डी अमीनो एसिड है इनके रूप के अंदर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। वहीं पे दूसरी ओर आता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें भी यहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है, उसके बाद से सेल वॉल स्टार्ट होती है। अब ये सेल वॉल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर पाई जाती है, उसके अलावा लिपोप्रोटीन इसमें उपस्थित होता है, म्यूरिन इसमें उपस्थित होता है, पर इसमें किसी भी प्रकार का जो टिकॉइक अम्ल है, टिकॉइक एसिड है वो नहीं पाया जाता है। या ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर लिपोप्रोटीन्स उपस्थित है, म्यूरिन उपस्थित है और जो ऊपर की परत है वो लिपिड ए की बनी हुई है। उसके अलावा ओ एंटीजन पाया जाता है, ऊपर की साइड पोरिन प्रोटीन पाया जाता है, लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर पाई जाती है। तो ये जो है बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। पर इनकी अगर कंपोजिशन पूछी जाए कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी किसकी होती है, तो वो बनी होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की यानी नैग, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड की यानी नैम और डी अमीनो एसिड की यानी जो डी अमीनो अम्ल होता है उसकी। तो ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो है कवक मूल के बारे में यानी माइकोराइजा के बारे में। तो माइकोराइजा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो माइकोराइजा है वो कितने प्रकार का रहता है, क्या होता है। इसके अंदर से आपके जो है पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है बड़ा, या फिर आपके पास छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, यानी पार्ट ए के अंदर भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे पार्ट बी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम माइकोराइजा के बारे में यानी कवक मूल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख रखा है कि माइकोराइजा
उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कवक मूल। तो अब ये कवक मूल क्या होता है? कवक मूल जो रहता है वो एक सिम्बायोटिकली एसोसिएशन है, यानी सहजीवी जो है सहजीवी संयोजन है, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके अंदर उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है माइको यानी कवक, राइजा मीन्स रूट, यानी कवक और मूल के बीच में जो सहजीवी संयोजन उपस्थित होता है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हायर प्लांट्स यानी उच्च पादपों की मूल होती है उसके बीच में और कवक के बीच के अंदर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा यानी कवक मूल। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो फंगस फिलामेंट होते हैं यानी कवक तंतु रहते हैं वो अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं, किसके अराउंड? जो विकासशील मूल रहती है उसके अराउंड, और उसके रूट सेल के अंदर यानी उसके मूल की कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। उस चीज को हम कवक मूल कहते हैं। अब इसमें जो कवक है वो कवक जाल यहाँ पे क्यों जरूरी है? ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है यानी सहजीवी जीवन यापन है या सहजीवी संयोजन है। तो सहजीवन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक साथ रहते हैं परंतु इन दोनों को एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं होता। ये जो दोनों हैं एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं, यानी दोनों से एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड होता है। उस चीज को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं यानी सहजीवन कहते हैं। तो अब इसमें ये जो कवक रहता है वो क्या काम करता है? तो कवक द्वारा जो कवक जाल बनता है यानी फंगल हाइफी जो उपस्थित होते हैं वो क्या काम करते हैं? जो मूल रहती है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अब उसके क्षेत्रफल बढ़ाने की वजह से क्या होता है, जितना क्षेत्र मूल के पास पहले जो था उपस्थित था वो बढ़ चुका है, तो अब वो ज़्यादा जगह से क्या कर सकती है, अपना पोषण ले सकती है या फिर जल अवशोषण कर सकती है। तो अब इस क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया प्लांट वाटर टेक का, यानी जो पादप जल अवशोषित करता था उसका क्षेत्र बढ़ गया। उसके अलावा वो जो मिनरल यानी खनिज पदार्थ या जो इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व रहते थे उनका अवशोषण का जो क्षेत्र रहता था वो भी बढ़ गया। तो अब हमने बोला कि जो कवक है वो क्या फायदा करती है कि जो अवशोषण क्षेत्र रहता है, सरफेस एरिया रहता है, उसको बढ़ा देती है पादप के लिए, प्लांट के लिए, प्लांट की रूट के लिए। अब तो रूट क्या काम करती है, रूट जो है फंगस के लिए कैसे बेनिफिट होती है, यानी इससे उसको क्या फायदा होता है, यानी कवक को जो मूल से क्या फायदा होता है। तो अब जो प्लांट रूट होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड शुगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू फंगस, यानी जो शर्करायुक्त पदार्थ होते हैं या फिर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो कवक को ज़रूरी होते हैं, उसका जो निर्माण है वो पादप की मूल जो है उसे देती है, यानी निर्माण करके पादप जिसका निर्माण करता है शर्करा का, वह उसके अलावा नाइट्रोजन यौगिकों का वो फंगस को डायरेक्टली ये बना बनाया प्रोवाइड करती है। तो कवक को क्या फ़ायदा हो गया, उसको शर्करा और नाइट्रोजन यौगिक मिल गए, और पादप को क्या फ़ायदा हो गया कि कवक द्वारा उसका अवशोषण क्षेत्र जो था, अवशोषण क्षेत्रफल जो था उसमें इंक्रीमेंट हो गया, वो बढ़ गया। अब ये जो माइकोराइजा रहते हैं इनके शेप यानी इनके आकार व इनकी आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, इन दोनों के आधार पर जो कवक जो माइकोराइजा होते हैं, कवक मूल होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। तो अब ये दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक प्रकार है एक्टोमाइकोराइजा जिसको हम बहिर्पोषी कवकमूल कहते हैं, और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा जिसको हम अंतःपोषी कवकमूल कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डायग्राम दे रखा है बहिर्पोषी कवकमूल और अंतर्पोषी कवकमूल का। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं कि जो बहिर्पोषी कवकमूल क्या होता है और अंतर्पोषी कवकमूल क्या होता है। तो बहिर्पोषी कवकमूल यानी एक्टोमाइकोराइजा जो होता है उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं EC कैपिटल M, यानी EC का मतलब हो गया एक्टो और M का मतलब हो गया माइकोराइजा। अब इट डेवलप कनेक्शन बिटवीन वुडी प्लांट्स, यानी जो काष्ठीय पादप रहते हैं वह उसके अलावा फंगस जो किस वर्ग की रहती है, एस्कोमाइकोटा की हो सकती है, बेसिडियोमाइकोटा की हो सकती है और जाइगोमाइकोटा की हो सकती है। तो ये जो है कवक मूल जो है काष्ठीय पादप और एक्सकोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा के बीच में एस्टैब्लिश होते हैं, उनके बीच में इनका निर्माण होता है। दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा जनरली फाउंड इन प्लांट रूट सिस्टम रूटलेट्स विच आर फुल्ली डेवलप एंड कॉम्पैक्ट। तो
ये जो प्रकार का कवक मूल है यानी बहिर्पोषी जो कवक मूल है वो उस मूल तंत्र की शाखा में बनता है जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है और सघन रूप से व्यवस्थित होती है यानी कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। फंगस आर एनक्लोज बाय द शेल और मेंटल, यानी इनके अंदर जो कवक रहती है वो शेल और मेंटल यानी खोल या फिर मेंटल जो द्वारा मेंटल टिश्यू जो रहते हैं उसके द्वारा परिबद्ध रहती है। दिस ऑल्सो एनक्लोज रूट अपेक्स, यानी जो रूट का शीर्ष रहता है, मूल शीर्ष जो रहता है वो भी इनके द्वारा क्या रहता है, घेरा रहता है, परिबद्ध रहता है। अब ये जो हाइफी रहता है इसका, द हाइफी पेनिट्रेट्स इनवर्ड फ्रॉम मेंटल, यानी ये अंदर की ओर जो है पेनिट्रेट करता है, भीतर की ओर प्रवेश करता है मेंटल के थ्रू होते हुए, और वहाँ पे 2-3 लेयर्स ऑफ होस्ट कॉर्टेक्स यानी 2 से 3 जो स्तर रहते हैं होस्ट के मूल जो परपोषी पादप होता है उसकी मूल के वलकुट के, उसमें ये अपना निर्माण करता है और फॉर्म इंटरसेल्युलर नेटवर्क, यानी अंतरकोशी के जो कवक मूल रहते हैं, कवक जाल रहते हैं, कवक सूत्र रहते हैं, उनका निर्माण करता है। इस नेटवर्क को ये जो माइसीलियल नेटवर्क बना है, कवक मूल द्वारा जाल बना है, इसको हम हार्टिंग नेट कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाए हार्टिंग नेट किस में बनता है, तो हार्टिंग नेट बनता है जो बहिर्पोषी कवक मूल होता है वो बनाता है हार्टिंग नेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टोमाइकोराइजा का डायग्राम, यानी बहिर्पोषी कवक मूल का। तो ये कवक मूल ये रूट है, रूट के अंदर आपने यहाँ पे दिख रहा होगा आपके पास कि फंगस जो है अंदर डेवलप हो चुका है। उसके अलावा हमने क्या कहा कि ये जो मूल का शीर्ष होता है ये क्या है, रूट अपेक्स। तो इस रूट अपेक्स के अंदर भी क्या होता है, फंगस जो है एंट्री कर चुका होता है। ये इसका जो वलकुटीय क्षेत्र रहता है, ये इसका क्या है, कॉर्टेक्स है, वलकुट है। इस कॉर्टेक्स के अंदर ये 2 से 3 स्तर तक फैलता है और अपना जाल बनाता है, और ये जाल कुछ अंतरकोशी के कोशिकाओं से होते हुए, उनके बीच के अंदर से होते हुए बनाता है। तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं हार्टिंग नेट, हार्टिंग जाल या हार्टिंग नेट। तो इस प्रकार का जो कवक मूल होता है जो उनकी कोशिकाओं के बाहर से उनकी अंतरकोशी के स्पेस यानी इंटरसेल्युलर स्पेस से होते हुए गुजरते हुए अपना जाल बनाता है, उसे हम बहिर्पोषी कवक मूल कहते हैं। अब एक्टोमाइकोराइजा मिलता कहाँ पर है, तो एक्टोमाइकोराइजा किस कुल के अंदर, पादपों के कुल के अंदर पाया जाता है, तो वो कुलों के नाम है पाइनेसी कुल, फेगेसी कुल और सेलिकेसी कुल। ये जो कुल है पादपों के प्लांट्स के, उसके अंदर जो बहिर्पोषी प्रकार का कवक मूल है यानी एक्टोमाइकोराइजा है वो पाया जाता है। दूसरा प्रकार आता है एंडोमाइकोराइजा यानी अंतरपोषी कवक मूल। अब ये जो कवक मूल होते हैं वो अंतरकोशी के स्थान द्वारा या अंतरकोशी के स्पेस जो रहता है, स्थल जो रहता है, वहाँ पर अपना जाल नहीं बनाते, वहाँ पर भी बनाते हैं, उसके अलावा जो कोशिकाएं रहती है उनके अंदर भी प्रवेश कर लेते हैं। इसी वजह से इनको हम अंतरपोषी कवक मूल या एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। तो इसको हम एक बार अच्छे से समझे। तो दीज माइकोराइजा आर मोस्ट कॉमन टाइप इन इज फाउंड इन, ये मिलते कहाँ पे, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। जो जिम्नोस्पर्म का कुल पाइनेसी है उसके अंदर बहिर्पोषी कवक मूल पाया जाता है, यानी इसका ये जो अंतरपोषी कवक मूल है वो इसमें नहीं पाया जाता, जिम्नोस्पर्म का जो पाइनेसी कुल है। उसके अलावा और कुछ जो एंजियोस्पर्मिक पादप रहते हैं उनके यानी आवृत बीजों के जो कुल रहते हैं उनके अंदर भी अंतरपोषी कवक मूलों का निर्माण होता है। अब इस प्रकार के कवक मूल में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन अकर्स नॉट ओनली इन द इंटरनल पार्ट बट ऑल्सो इनसाइड होस्ट सेल, यानी इनके अंदर जो है, जो अंदर तो प्रवेश करते हैं, उसके अलावा जो कोशिकाएं रहती हैं उनके अंदर भी प्रवेश करते हैं, यानी अंतराकोशिक जो रहता है उसके अंदर ये प्रवेश करके अपना जाल बनाते हैं। द हाइफी एंटर्स होस्ट सेल बट डू नॉट ब्रेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट, यानी ये जो कवक जाल बनाते हैं, कवक तंतु होते हैं कवक के, वो उसके अंदर तो प्रवेश करते हैं परंतु वहाँ पे उनकी प्लाज्मा झिल्ली जो रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है, उसको नहीं तोड़ते हैं। The inner mycelium of cell bifurcates and produce its own vacuoles in form of vesicles or arbuscles. Therefore, these mycorrhiza are also known as vesicular arbuscular mycorrhiza. यानी ये जो कोशिकाओं के भीतर जो कवक सूत्र जाते हैं वो द्विभाजी शाखित हो जाते हैं, यानी बाइफरकेट्स हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करें
कि ये हमारा कवक मूल अंदर प्रवेश कर रहा है, तो ये आगे जाके बाइफरकेट्स हो जाएगा, यानी दो दिशाओं में बढ़ जाएगा और ये दो शाखित होकर के अपने आगे क्या करेगा, बड़े शुष्कांग और पुट्टिकाओं का निर्माण कर लेगा। यानी ये क्या बना लेगा, वेसिकल या फिर आर्बस्कल्स बना लेगा। तो इसी वजह से ये जो वेसिकल और आर्बस्कल्स बनाता है, उसी वजह से इसको हम अंतरपोषी कवक मूल को हम वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो VAM है वो क्या होता है और वो किस प्रकार बनता है। तो अंतरपोषी कवक मूल के जो कवक सूत्र होते हैं वो कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, आगे से द्विभाजी शाखित हो जाते हैं और अपने आगे जो है पुट्टिका नुमा या फिर आर्बस्कल नुमा शुष्कांग का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। इन होस्ट रूट टिश्यू फंगस फॉर्म माइसीलियम ओनली इन एपिडर्मिस और प्राइमरी कॉर्टेक्स। यानी जो परपोषी का मूल उत्तक रहता है उसमें जो कवक जाल है वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य त्वचा और उसके जो प्राथमिक वल्कुटीय क्षेत्र होता है वहां तक ही सीमित होता है। द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट इज नॉट अफेक्टेड बाय एंडोमाइकोराइजा, यानी जो बाह्य की संरचना होती है वो इसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अब ये जो अंतरपोषी कवक मूल होते हैं, एंडोमाइकोराइजा होते हैं, इनके भी टाइप होते हैं। तो अब ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, वह इनके टाइप्स के अंदर क्या होता है। तो पहला दिया हुआ है इरिकॉइड टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजा, यानी इरिकॉइड अंतरपोषी कवक मूल। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अधिकतर वुडी शर्प्स होते हैं, यानी काष्ठीय शूप होते हैं या काष्ठीय वृक्ष होते हैं, जो इरिकेल समूह के अंदर आते हैं, इरिकेल समूह के पादप होते हैं, उनके अंदर ये जो है स्वाम्प और पीटी सॉइल्स के अंदर, यानी दलदली और पीट युक्त जो मृदा रहती है उसके अंदर निर्मित होता है, जहाँ पर लो न्यूट्रिएंट कंटेंट यानी जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा कम होती है। इन दिस प्लांट रूट्स इज़ वेरी थिन, यानी यहाँ पर जो इरिकेल्स गन रहता है उसके अंदर क्या होता है, जो पादप मूल रहती है वो बहुत ही पतली होती है और कॉर्टेक्स इज फॉर्म्ड ओनली बाय फ्यू सेल्स, यानी कुछ ही कोशिका द्वारा इसमें वल्कुट निर्माण होता है और कॉर्टेक्स जो है वो इन्फेक्टेड होता है, संक्रमित हो जाता है और हाईली कॉइल्ड हाइफे यानी बहुत ही ज़्यादा संक्रमित होने के बाद कुंडलित कवक सूत्रों का इरिकेल्स ग्रुप्स के अंदर निर्माण होता है। तो जो इरिकेल्स ग्रुप के पादप है, इरिकेल्स समूह के जो पादप है जिनके अंदर अंतरपोषी कवक मूल का निर्माण होता है, उस प्रकार के कवक मूल को हम इरिकॉइड एंडोमाइकोराइजा कहते हैं, यानी इरिकॉइड अंतरपोषी कवक मूल कहते हैं। दूसरा आता है आर्बुटॉइड माइकोराइजा। अब आर्बुटॉइड एंडोमाइकोराइजा क्या होता है, तो ये जो आर्बुटॉइडी और पायरोलेसी जो कुल होते हैं या जो ये इनके समूह रहते हैं, इसके अंदर जो माइसीलियम है वो आच्छद के समान यानी शीट के समान या फिर हार्टिंग नेट, हार्टिंग जाल के समान बनता है, जैसा कि एंडोमाइकोराइजा में बनता है। बट यहाँ पे जो फंगस है वो एंटर्स द आउट एपिडर्मिस एंड फॉर्म कॉइल्ड हाइफी, परंतु इनमें जो कवक है कोशिका में प्रवेश करके कुंडलित कवक सूत्र बनाती है। तो ये जो है एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा में प्रवेश करती है और फिर कुंडलित कवक जाल फैलाती है, कवक सूत्र बनाती है। तो इस प्रकार को हम एरेबिटॉइड माइकोराइजा कहते हैं या एरेबिटॉइड एंडोमाइकोराइजा अंतरपोषी कवक मूल कहते हैं। अगला आता है मोनोट्रोपिड माइकोराइजा। अब ये मोनोट्रोपिड माइकोराइजा क्या होता है, तो मोनोट्रोपा जो प्लांट है वो कैसा होता है, नॉन क्लोरोफिलस सेप्रोफिटिक प्लांट होता है, यानी क्लोरोफिल रहित मृतोपजीवी पादप होता है। इस प्रकार के पादप के अंदर क्या होता है, जो कवक सूत्र रहता है या कवक तंतु रहता है वो एपिडर्मल सेल्स एंड नॉट कॉइल्ड बट फॉर्म पैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है इसमें बाह्य त्वचा कोशिका में तो जो कवक सूत्र है वो कुंडलित न होकर खूंटे नुमाया स्ट्रक्चर बनाता है, यानी ये कवक जाल है, ये बाह्य त्वचा में प्रवेश करेगा, ये जो है पैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये जो है इस प्रकार पैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। बाकी हमने क्या कहा कि जो ये है वो कुंडलित हो जाते हैं अंदर, इस प्रकार की संरचना बनाते। तो यहाँ पे जो बाह्य त्वचा में कवक मूल जो प्रवेश करता है वो कुंडलित नहीं होकर पैग लाइक स्ट्रक्चर यानी खूंटेनुमा संरचना बनाता है, उस प्रकार को हम मोनोट्रोपिड माइकोराइजा कहते हैं। और ये जो प्रकार का कवक मूल है वो मोनोट्रोपा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा किस में पाया जाता है ये मोनोट्रोपिड
तो ये राइजोक्टोनिया और कई प्रकार के जो ऑर्किड्स होते हैं उनके अंदर भी ये जो अंतरपोषी कवक मूल होता है वो पाया जाता है। तो ये जो माइकोराइजा टॉपिक था वो पूरा होता है, जिसके अंदर से आपके पास छोटे क्वेश्चंस या फिर माइकोराइजा क्या होता है वो पूरा पूछा जा सकता है। तो ये बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी कंप्लीट होती है। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।